हर दिन आप काम पर जाते हैं, लेकिन क्या आप अपने काम में खुशी महसूस करते हैं, या फिर ऐसा लगता है जैसे काम सिर्फ एक बोझ है जहां फाइलें बढ़ती जाती हैं, मेल्स के जवाब खत्म नहीं होते और मीटिंग्स के बाद भी कुछ सुलझता नहीं। आपके डेस्क पर कागजों का ढेर है, डिजिटल फोल्डर ऐसे फैले हुए हैं कि क्या कहाँ है ये याद भी नहीं, और उस सारी उलझन के बीच आपकी मेंटल एनर्जी, आपकी क्रिएटिविटी सब थकने लगती है। मारी कोंडो और स्कॉट सोननशाइन ने इस किताब में एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाया है, काम की जगह को साफ करके मन में स्पष्टता लाना। क्योंकि जब आप अपने शारीरिक और डिजिटल स्पेस को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं तो सिर्फ जगह नहीं, जिंदगी बदलती है। और यही वो सीक्रेट है जो बहुत कम लोग जानते हैं, कि आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी खुशी आपके काम के माहौल से शुरू होती है। स्वागत है किताबी मंजिल आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल में। आइए शुरू करते हैं पहला चैप्टर। चैप्टर 1, साफ सुथरे काम की ताकत, क्यों काम की जगह मायने रखती है। मारी कोंडो और स्कॉट सोननशाइन इस किताब की शुरुआत एक सीधी लेकिन गहरी बात से करते हैं। अगर आपका काम करने का माहौल बिखरा हुआ है तो आपकी सोच भी बिखर जाती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि प्रोडक्टिविटी का मतलब है ज्यादा काम करना, जल्दी करना, मल्टीटास्किंग करना, लेकिन इस किताब का मैसेज है काम का माहौल पहले बदलिए, तभी आपकी सोच और काम में असली बदलाव आएगा। एग्जाम्पल, मारी कोंडो बताती हैं कि एक क्लाइंट का ऑफिस ऐसा था जहां हर टेबल पर कागजों का ढेर, पुराने रिपोर्ट्स, अधूरी फाइल्स, पोस्ट-इट्स और रैंडम चीजें बिखरी हुई थीं। वो पर्सन हर दिन एग्जॉस्टेड महसूस करता था, काम के बीच भी फोकस नहीं बनता था। मारी ने उससे एक सवाल पूछा, इस मेज पर क्या ऐसी कोई चीज है जो आपको खुशी देती है? और वो चुप हो गया। फिर उन्होंने उसके वर्क स्पेस को कॉनमरी मेथड से डिक्लटर करवाया। हर चीज से पूछा गया, क्या ये मुझे जॉय देता है? कुछ ही घंटों में वो टेबल साफ हो गई। काम करते समय अब सिर्फ जरूरी चीजें थीं और मन में भी क्लैरिटी आ गई। किताब में बताया गया है कि हम अक्सर काम को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन काम के माहौल को नहीं देखते। जो फिजिकल मैस आप देखते हैं वही मेंटल मैस बनकर आपके दिमाग पर असर डालता है। मारी कोंडो का कहना है, हर चीज जिसे आप छूते हैं वो आपके मन को भी छूती है। स्कॉट सोननशाइन बताते हैं कि हम जो चीजें रखे रहते हैं, चाहे वो पुराने मेल्स हों, नोट्स हों या यूजलेस एप्स, वो हमारी मेंटल स्पेस को धीरे धीरे भर देती हैं। आप सोचते हैं कि चलो अभी काम कर लेते हैं, बाद में ऑर्गेनाइज करेंगे, लेकिन वो बाद में कभी नहीं आता और वो मैस धीरे धीरे स्ट्रेस, डिले और डिससैटिस्फैक्शन बन जाता है। इस चैप्टर में यही सिखाया गया है, काम में जॉय लाना चाहते हैं तो सबसे पहले उस जगह को ठीक करें जहां आप काम करते हैं। शुरुआत छोटी सी हो सकती है, एक ड्रॉअर से, डेस्कटॉप फाइल्स से या अपने ईमेल इनबॉक्स से, लेकिन एक बार आपने साफ सुथरा माहौल बना लिया तो आपका मन खुद ब खुद काम में लगने लगेगा। और वही पहला स्टेप है जॉय एट वर्क की दुनिया में। चैप्टर 2, डिसीजन फटीग, जब छोटी छोटी चीजें आपका ध्यान खा जाती हैं। मारी कोंडो और स्कॉट सोननशाइन इस चैप्टर में बताते हैं कि कभी कभी सबसे ज्यादा थकान फिजिकल काम से नहीं बल्कि डिसीजन लेने से आती है। इसे कहते हैं डिसीजन फटीग, यानी दिन भर छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचते सोचते दिमाग थक जाता है। क्या पहने, कौन सी मेल पहले पढ़े, कौन सा टास्क पहले करें, डेस्क पर क्या रखें और क्या हटाएं। इन डिसीजंस का बोझ हर दिन हम महसूस करते हैं और जब दिमाग थक जाता है तो क्रिएटिविटी, क्लैरिटी और मोटिवेशन सब कम हो जाती है। एग्जाम्पल, एक कंपनी में मारी कोंडो एक सीनियर मैनेजर से मिली जो रोज 100 से ज्यादा ईमेल पढ़ते थे, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा। मारी ने जब उनके वर्क स्पेस का ऑडिट किया तो पाया कि उनका माइंड हर दिन फाइल नेम्स, मेल फोल्डर्स और क्लटर्ड इनबॉक्स में उलझा रहता था। उन्होंने इनबॉक्स सिंप्लीफाई कराया, सिर्फ जरूरी कैटेगरीज रखी, बाकी सब आर्काइव कर दिया।
अगले ही हफ्ते वो मैनेजर बोले, अब मेरा दिमाग फ्री लगता है, जैसे मैं फिर से सोच पा रहा हूं। इस चैप्टर में मैसेज साफ है, कम डिसीजंस, ज्यादा क्लैरिटी। अगर आप हर दिन छोटी चीजों में फंसे रहेंगे तो बड़े कामों के लिए एनर्जी ही नहीं बचेगी। ऑर्गेनाइज की शुरुआत करने का मतलब है कि डिसीजन फैटीग को कम करना, ताकि आपका दिमाग काम पर लग सके। चैप्टर 3, क्या ये चीज मेरे काम में जॉय लाती है? मारी कोंडो का सिग्नेचर सवाल है, डज इट स्पार्क जॉय? लेकिन इस बार वो इस सवाल को काम की चीजों पर अप्लाई करने की बात करती है। यह बात सिर्फ सजावट या खुशी की नहीं है, बल्कि उस एनर्जी की है जो आपके टूल्स, फोल्डर्स, फाइल्स और सर्फिंग्स आपको देते हैं। आप हर दिन किन चीजों को छूते हैं, किस सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, किस नोटबुक में लिखते हैं, ये सब आपके मूड और प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल, मारी कोंडो एक क्लाइंट के साथ काम कर रही थी जिसके पास 4-5 डायरीज थी, सब अधूरी, सब उलझी हुई। उस क्लाइंट को लगता था कि वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है क्योंकि उसने सब कुछ लिखा था। लेकिन जब मारी ने उससे पूछा, क्या इन डायरीज से आपको जॉय मिलती है, तो वो थोड़ा रुका और फिर कहा, नहीं, ये मुझे और परेशान कर देती है। फिर उन्होंने सिर्फ एक अच्छी क्वालिटी नोटबुक चुनी जो उसका फेवरेट था। अब सब कुछ उसमें था, साफ, मिनिमल और माइंड को क्लियर रखने वाला। इस चैप्टर में बताया गया है कि आपके आसपास की चीजें काम की एफिशिएंसी और मेंटल पीस दोनों पर असर डालती हैं। इसलिए अगली बार जब आप कोई फोल्डर खोलें, कोई फाइल देखें या कोई ऑब्जेक्ट हाथ में लें, अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या यह मुझे काम में जॉय देता है? अगर जवाब नहीं है तो उसे अलविदा कहिए, क्योंकि जॉय से भरा हुआ स्पेस आपकी प्रोडक्टिविटी को 2 गुना कर सकता है। चैप्टर 4, कागज का जाल, कैसे पेपर वर्क आपका दिमाग जाम कर देता है। मारी कोंडो इस चैप्टर में एक ऐसा मुद्दा उठाती है जिससे हम में से लगभग हर कोई गुजरता है। कागजों का ढेर, घर हो या ऑफिस, रिसीट्स, बिल्स, रिपोर्ट्स, फॉर्म्स, फोटोकॉपीज, हर जगह पेपर जमा होते रहते हैं और हमें लगता है कि शायद ये सब जरूरी है, किसी दिन काम आ सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये कागज जरूरी कम और बोझ ज्यादा बनते हैं। एग्जाम्पल, एक क्लाइंट के घर में मारी कोंडो ने 3 बड़े डब्बों में पेपर वर्क पाया। जब सॉर्टिंग शुरू की गई तो उसमें से 80% चीजें ऐसी थीं जो या तो आउटडेटेड थीं या फिर किसी काम की नहीं। मारी का प्रिंसिपल सिंपल है, 0.0। कागजों को 3 कैटेगरीज में बांटिए। 1, अभी जरूरी। 2, डर थोड़े समय के लिए। तीसरी, कभी नहीं जरूरी। ज्यादातर लोग तीसरी कैटेगरी को पकड़कर बैठे रहते हैं, क्या पता आगे काम आ जाए। लेकिन यह क्लटर सिर्फ जगह नहीं, मेंटल स्पेस भी खा जाता है। अगर कोई कागज आपको डेली डिसीजन या लीगल सेफ्टी नहीं दे रहा तो उसे स्कैन करके डिजिटल करिए या फिर रिस्पेक्टफुली डिस्कार्ड करिए, क्योंकि जितना आपका पेपर वर्क साफ होगा उतना ही आपका माइंड रिलैक्स्ड और फोकस्ड रहेगा। चैप्टर 5, डिजिटल दुनिया की सफाई। फाइल्स, फोल्डर्स और इनबॉक्स को हल्का कीजिए। मारी कोंडो और स्कॉट सोननशाइन मानते हैं कि आज फिजिकल क्लटर से भी ज्यादा खतरनाक है डिजिटल क्लटर। हजारों ईमेल्स अनरीड पड़े हैं, डेस्कटॉप पर रैंडम फाइल्स बिखरी हुई हैं, 10 फोल्डर्स में वही दस्तावेज बार बार डुप्लीकेट है। और सबसे बड़ी बात, हमें लगता है कि क्योंकि ये दिख नहीं रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हर बार जब आप अपने कंप्यूटर खोलते हैं, हर बार जब इनबॉक्स लोड होता है, एक मेंटल एक्सहॉस्टन शांति से बनती है। एग्जाम्पल, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने मारी को बताया कि उसका लैपटॉप बहुत स्लो हो गया है। मारी ने देखा कि डेस्कटॉप पर 200 से ज्यादा आइकॉन थे, 5 से 5 GB के फाइल्स और 10 साल पुराने स्कैन किए गए दस्तावेज पड़े थे। उन्होंने सिर्फ इतना किया, अननेसेसरी फाइल्स डिलीट की, फोल्डर्स रीनेम और ग्रुप की और इनबॉक्स फिल्टर्स सेट किए। 3 दिन बाद उस इंजीनियर ने मैसेज भेजा,
मैं ऐसा काम कर रहा हूं जो पिछले 6 महीने से टल रहा था। अब लैपटॉप भी तेज और दिमाग भी। आपका डिजिटल स्पेस आपके अटेंशन स्पैन और इमोशनल क्लैरिटी को अफेक्ट करता है। अनसब्सक्राइब करें उन ईमेल से जिन्हें आप कभी खोलते नहीं। रीनेम करें फाइल्स को ताकि आप इंस्टेंटली जान सकें क्या कहाँ है। डिलीट करें वो सब जो सिर्फ डर की वजह से रखा हुआ है, क्योंकि डिजिटल सफाई शून्य आपके दिमाग की सफाई भी है। चैप्टर 6, काम में मीनिंग कैसे लौटे जब आप बेकार चीजें हटाते हैं। मारी कोंडो कहती हैं कि जब आप अपने आसपास के माहौल को साफ करते हैं तो सिर्फ जगह नहीं, आपके काम का मीनिंग भी साफ होने लगता है। बहुत बार हम उस चीज के लिए काम करना शुरू करते हैं जिससे हमें प्यार होता है, लेकिन समय के साथ वो काम रूटीन, तनाव और बोझ बन जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस काम के आसपास इतनी डिस्ट्रैक्शन, पेपर वर्क और फॉर्मेलिटी जमा हो जाती है कि असली पैशन दब जाता है। एग्जाम्पल, एक ग्राफिक डिजाइनर थे जो कभी आर्ट को लेकर बहुत पैशनेट थे, लेकिन अब सिर्फ क्लाइंट्स के चक्कर और डेडलाइंस के बीच खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे थे। मारी ने उनसे बस एक बात कही, अपने स्टूडियो में सिर्फ वो चीजें रखें जो आपके अंदर की क्रिएटिविटी को जगाएं। उन्होंने सब कुछ साफ किया, पुरानी स्केचेस, बेकार ड्राफ्ट्स, टूटे हुए टूल्स। अब स्टूडियो में सिर्फ वो चीजें थीं जो उन्हें सच में प्रेरित करती थी। 1 महीने बाद उन्होंने अपना सबसे ओरिजिनल आर्टवर्क बनाया। लेखक कहती हैं कि जब आप अपना वर्क स्पेस हल्का करते हैं तो आपका माइंड खुद ही उन चीजों पर ध्यान देता है जो आपके काम को फिर से जिंदा बनाती हैं। काम से फिर से कनेक्शन बनाना पॉसिबल है, बस उसके आसपास का नॉन एसेंशियल हटाना होगा। चैप्टर 7, दूसरों की चीजों को कैसे हैंडल करें जब कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता। ये एक बहुत कॉमन सिचुएशन है। आपने अपनी जगह ऑर्गेनाइज कर ली, लेकिन कॉलीग्स या परिवार वाले अब भी क्लटर फैलाते हैं। मारी कोंडो मानती हैं कि आप कभी भी पूरी कंट्रोल में नहीं हो सकते, लेकिन आप हमेशा अपनी रिएक्शन को चुन सकते हैं। एग्जाम्पल, एक वुमन ने मारी को बताया कि उसके शेयर्ड ऑफिस में एक साथी हर जगह पेपर, बुक्स और मग्स फैला देता है। मारी ने उसे सलाह दी कि उनकी चीजों को मत छुएं, बस अपनी जगह को जॉय से भरिए। उस महिला ने अपनी मेज को व्यवस्थित रखा, एक फ्रेश प्लांट रखा और अपनी बाउंड्रीज क्लियर कर दी। धीरे धीरे उस मैसी कॉलीग ने खुद नोटिस किया कि उनकी टेबल कितनी शांत और क्लियर लगती है, और वो भी सफाई रखने लगा। लेखक कहती हैं कि हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे असरदार तरीका है खुद में बदलाव लाकर एग्जाम्पल बनना। आपकी एनर्जी कंटेजियस होती है। जब आप अपने स्पेस को क्लैरिटी और रिस्पेक्ट से भरते हैं तो आसपास के लोग भी सबकॉन्शियसली इंस्पायर्ड महसूस करते हैं। चैप्टर 8, मीटिंग्स को भी मिल सकती है खुशी, केओस से क्लैरिटी तक। मारी कोंडो और स्कॉट सोननशाइन बताते हैं कि काम में सबसे ज्यादा समय लेने और थकाने वाली चीज होती है बिना मीनिंग वाली मीटिंग्स। कई बार तो मीटिंग इसीलिए रखी जाती है क्योंकि ऐसा करना जरूरी है या फिर हमेशा से करते आ रहे हैं, लेकिन मीटिंग के बाद भी कोई क्लियर डिसीजन नहीं होता और लोग उसी कंफ्यूजन में लौट जाते हैं। एग्जाम्पल, एक टीम लीडर ने मारी से कहा कि उसकी टीम हर हफ्ते 3 मीटिंग करती है, लेकिन काम में कोई ज्यादा फर्क नहीं आता। मारी ने उसे यह अप्रोच दी, मीटिंग शुरू करने से पहले सिर्फ एक सवाल पूछो, इस मीटिंग का मकसद क्या है, और फिर एजेंडा लिखो, समय सीमा तय करो, अननेसेसरी लोगों को एक्सक्लूड करो, एक्शन पॉइंट्स मीटिंग के अंत में शेयर करो। 3 हफ्तों में ही उनकी मीटिंग्स अधिकांश हो गईं और आउटकम्स 2 गुने। लेखक बताते हैं कि जब आप मीटिंग को कॉन्शियस ऑर्गेनाइज करते हैं तो सिर्फ समय नहीं बचता, बल्कि काम में ओनरशिप और एनर्जी भी आती है। हर मीटिंग में केओस नहीं, क्लैरिटी और कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। चैप्टर 9, जब खुशी अकेले नहीं टीम के साथ आती है। मारी कोंडो कहती हैं कि काम में जॉय सिर्फ आपकी डेस्क तक सीमित नहीं रहती। एक ऑर्गेनाइज टीम कल्चर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अपलिफ्ट कर सकती है। जब हर व्यक्ति अपने हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और रिस्पेक्ट से स्पेस और काम को ट्रीट करता है
तो एक अलग ही एनर्जी बनती है। एग्जाम्पल, एक आईटी कंपनी में मारी ने एक वर्कशॉप की जहां हर एम्प्लॉई ने अपने टेबल से शुरू करके मीटिंग रूम, शेयर्ड शेल्फ्स और इवन पैंट्री तक ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने हर जगह पूछा, क्या ये चीज हमारे काम में जॉय ला रही है? शुरू में सबको ये एक्सरसाइज अजीब लगी, लेकिन धीरे धीरे सबने देखा कि काम आसान हो गया, एक दूसरे की रिस्पेक्ट बढ़ी और ऑफिस का माहौल शांत और मोटिवेटेड हो गया। लेखक कहते हैं कि जब एक पूरी टीम इंटेंशनल स्पेस बनाती है तो उस कल्चर में नेगेटिविटी की जगह नहीं बचती। क्लटर हटाने से सिर्फ फिजिकल चीजें नहीं हटती, बल्कि ब्लेम, ईगो और फ्रस्ट्रेशन जैसी एनर्जीज भी कम होती हैं। और यही होता है जॉय एट वर्क, एक शेयर्ड जर्नी। चैप्टर 10, डिसीजन लेना आसान बनाएं, कम चीजें, ज्यादा साफ सोच। मारी कोंडो और स्कॉट सोननशाइन इस चैप्टर में बताते हैं कि जब आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं तो दिमाग ज्यादा उलझ जाता है। हम सोचते हैं जितनी ज्यादा चॉइसेस होंगी उतना अच्छा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट होती है। बहुत ज्यादा फाइल्स, बहुत सारे टूल्स, हर जगह बैकअप प्लान्स, ये सब डिसीजंस लेने की स्पीड को धीमा कर देते हैं। एग्जाम्पल, एक एचआर मैनेजर ने अपने कंप्यूटर में 10 सॉफ्टवेयर टूल्स इंस्टॉल कर रखे थे क्योंकि उसे लगता था हर टूल किसी दिन काम आ सकता है, लेकिन हर बार उसे सोचने में बहुत वक्त लगता था कि किस में काम शुरू करे। मारी ने उससे कहा, सिर्फ उसी टूल को रखो जो काम में जॉय और ईज दे। उसने बाकी सब अनइंस्टॉल कर दिए। अब वो एक ही सिस्टम में काम करता है और उसका डिसीजन मेकिंग तेज और साफ हो गया है। लेखक कहते हैं कि कम चीजें रखने का मतलब है ज्यादा तेज और स्पष्ट निर्णय, क्योंकि जब सामने सिर्फ वही चीजें हों जो आपके लिए वाकई काम की हैं, तो दिमाग भी पूरे फोकस से काम करता है। चैप्टर 11, कभी तो काम आएगा, इस सोच से बाहर कैसे निकलें। इस चैप्टर में मारी कोंडो हमारी सबसे कॉमन सोच पर बात करती हैं। इस चीज को फेंकूं नहीं, क्या पता आगे काम आ जाए। यही सोच वो वजह है जिससे हम सब कुछ संभालते रहते हैं, चाहे फिजिकल चीजें हों या डिजिटल क्लटर। लेकिन हर बार जब आप ये सोचते हैं तो आप अपना एक हिस्सा पास्ट में बांधते हैं और आगे बढ़ने की जगह कम होती जाती है। एग्जाम्पल, एक क्लाइंट ने मारी को बताया कि उसने अपने पिछले 7 जॉब्स की नोटबुक संभाल रखी थी क्योंकि कभी उनमें से कुछ काम आ सकता है। मारी ने उसे एक बात कही, अगर कोई चीज आपके आज के काम में नहीं आ रही तो वो शायद आगे भी नहीं आएगी। फिर उन्होंने सिर्फ उन नोट्स को रखा जो आज के रोल के लिए यूजफुल थे, बाकी सब स्कैन करके आर्काइव किया या डिस्कार्ड कर दिया। लेखक कहते हैं कि आपका स्पेस आपको सपोर्ट करे, न कि गिल्ट से भरा हुआ हो। अगर कोई चीज सिर्फ इसलिए रखी है क्योंकि कभी काम आएगी, तो आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं ट्रस्ट करता हूं कि जब जरूरत होगी तब मुझे सही सॉल्यूशन मिलेगा? क्योंकि जब आप भरोसा करते हैं तो आप हल्के हो जाते हैं और वहीं से जॉय शुरू होती है। चैप्टर 12, जो चीजें दिखाई नहीं देती, इमोशनल क्लटर से कैसे निपटें। मारी कोंडो और स्कॉट सोननशाइन बताते हैं कि कभी कभी सबसे भारी क्लटर वो होता है जो हमें दिखता नहीं, लेकिन हम हर दिन उसे अपने अंदर महसूस करते हैं। ये वो थॉट्स हैं जो हमें रोकते हैं। मैं अच्छा इनफ नहीं हूं, मुझे सब कुछ परफेक्टली करना है, अगर गलती हुई तो क्या होगा। इन्हीं डाउट्स, फियर्स और गिल्ट की वजह से हम जरूरी डिसीजंस लेने से डरते हैं, काम टालते रहते हैं और खुद को स्टक महसूस करते हैं। एग्जाम्पल, एक एंटरप्रेन्योर ने मारी से कहा कि उसके पास सब कुछ है, ऑफिस, क्लाइंट्स, पैसा, फिर भी उसे खालीपन लगता है। जब मारी ने उससे उसकी पुरानी चीजें देखने को कहा तो उसने एक पुराना रिजेक्शन लेटर दिखाया जो सालों से उसकी ड्रॉअर में पड़ा था। वो लेटर हर बार उसे ये याद दिलाता था कि मैं फेल हो चुका हूं। मारी ने बस इतना कहा, जो आपको रोकता है वो आपकी ग्रोथ में जगह नहीं पा सकता। उसने वो लेटर रिस्पेक्टफुली फाड़ दिया और उस दिन के बाद उसकी एनर्जी बिल्कुल बदल गई। लेखक बताते हैं कि इमोशनल क्लटर भी वैसा ही होता है जैसे फिजिकल क्लटर।
जैसे हम कागज, फाइल्स या बेकार चीजें हटाते हैं, वैसे ही हमें उन इमोशन से भी आगे बढ़ना होता है जो हमें पीछे खींचते हैं। चैप्टर 13, सफलता की अपनी डेफिनेशन बनाइए जो दिल से जुड़ी हो। इस चैप्टर में मारी और स्कॉट कहते हैं कि बहुत सारे लोग उस सक्सेस को चेस करते हैं जो उन्हें कभी चाहिए ही नहीं थी। हम समाज, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस या पास्ट कंडीशनिंग के हिसाब से सोचने लगते हैं कि सफलता का मतलब प्रमोशन है, एक बड़ा घर होना चाहिए, हर कोई मुझे एडमायर करे। लेकिन क्या वो सच में आपकी खुशी है? एग्जाम्पल, एक मीडिया एग्जीक्यूटिव से मारी मिली जिसने हाई सैलरी, बड़ा कैबिन और स्टाफ होने के बाद भी हर दिन एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन महसूस किया। मारी ने पूछा, आप किस पल को सबसे ज्यादा याद करते हैं? अपनी जॉब में? उसने जवाब दिया, जब मैं इंटर्न था और फील्ड में जाकर सच में स्टोरीज कलेक्ट करता था। मारी ने कहा, शायद वही आपकी असली सक्सेस है। कुछ महीनों में उसने रोल चेंज किया। अब वो फील्ड में जाता है, कमाता भी है और खुश भी है। लेखक कहते हैं कि जब आप अपने स्पेस और माइंड को क्लियर करते हैं तो अंदर से वो आवाज साफ सुनाई देने लगती है जो बताती है मुझे सच में क्या चाहिए। और यही क्लैरिटी आपको खुश, इंटेंशनल और जॉयफुल बनाती है। चैप्टर 14, जब काम बोझ नहीं एक अनुभव बन जाता है। मारी कोंडो और स्कॉट सोननशाइन बताते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग काम को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक टारगेट या एक डेडलाइन के रूप में देखते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम काम को एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंस की तरह देखें? जब आप काम में पूरी मौजूदगी के साथ शामिल होते हैं, हर टास्क, हर इंटरैक्शन, हर सोच को महसूस करते हैं, तो वो रूटीन भी एक पर्पसफुल जर्नी बन जाती है। एग्जाम्पल, एक अकाउंटेंट से मारी ने पूछा, आपका काम बहुत मैकेनिकल लगता है, क्या आपको इसमें कभी खुशी मिलती है? उसने जवाब दिया, जब मैं किसी क्लाइंट की फाइनेंशियल कंफ्यूजन साफ कर देता हूं और वो मुस्कुरा देता है, वो पल मुझे अच्छा लगता है। मारी ने कहा, वहीं से शुरुआत कीजिए। हर टास्क को उस इंटेंशन से देखिए कि आप किसी को क्लैरिटी दे रहे हैं। धीरे धीरे उस अकाउंटेंट का काम बोरिंग रूटीन से पर्पसफुल हेल्प में बदल गया। लेखक कहते हैं कि काम सिर्फ नंबर्स, टारगेट्स और रिपोर्ट्स नहीं होता, वो लोगों से जुड़ा होता है। और जब आप उस कनेक्शन को महसूस करते हैं तभी आप काम में जॉय पा सकते हैं। चैप्टर 15, हर दिन की शुरुआत एक साफ जगह से। मारी कोंडो इस चैप्टर में कहती हैं कि जैसे आप हर दिन नहाकर फ्रेश महसूस करते हैं, वैसे ही वर्क स्पेस को भी हर दिन फ्रेश करने की जरूरत होती है। सुबह सुबह डेस्क पर आते ही अगर सामने कल की गड़बड़ी, फैली हुई फाइल्स और पेंडिंग स्टिकी नोट्स हों तो दिन की शुरुआत भी थकी थकी लगती है। एग्जाम्पल, एक ऑथर ने मारी को बताया कि वो रोज लिखने बैठता है लेकिन कुछ लाइंस के बाद ही डिस्ट्रैक्शन आने लगता है। मारी ने उसका राइटिंग स्पेस देखा, नोट्स, पुराने ड्राफ्ट्स, किताबें सब टेबल पर बिखरे थे। मारी ने उसे एक सिंपल रूटीन दिया, रात को काम खत्म करके सिर्फ 5 मिनट डेस्क को साफ करें, लैपटॉप बंद करें, पेन रख दें और एक ग्रेटिट्यूड नोट लिखें। सिर्फ एक हफ्ते में उसने महसूस किया हर सुबह जैसे नया इंस्पिरेशन मिल रहा है। लेखक बताते हैं कि आपका माइंड वो अब्सॉर्ब करता है जो आपकी आंखों के सामने होता है। जब आप अपने आसपास की जगह को साफ और इंटेंशनल बनाते हैं तो दिन की शुरुआत क्लैरिटी और पॉजिटिविटी से होती है और यहीं से जॉय एट वर्क सच में जिंदगी का हिस्सा बनता है। चैप्टर 16, काम और जिंदगी, संतुलन नहीं एक रिश्ता। मारी कोंडो और स्कॉट सोननशाइन इस चैप्टर में एक गहरी बात कहते हैं। हम हमेशा वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, लेकिन शायद हमें वर्क लाइफ रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि काम और जिंदगी दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। अगर काम में तनाव है तो उसका असर घर तक जाता है, और अगर पर्सनल लाइफ में बेचैनी है तो काम में एनर्जी नहीं आती। इसलिए ये सोचना कि दोनों को परफेक्टली बैलेंस किया जा सकता है शायद अन्यायपूर्ण है।
असल में जरूरत है एक ऐसा रिश्ता बनाने की जहां दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें। एग्जाम्पल, एक वर्किंग मदर को मारी ने कोच किया जो गिल्ट और प्रेशर से जूझ रही थी। उसे लगता था कि अगर वो काम में अच्छा परफॉर्म करती है तो मां के रूप में फेल हो रही है। मारी ने उसे एक नई अप्रोच दी। हर दिन सिर्फ 10 मिनट खुद के साथ बिताओ, काम और घर दोनों रोल्स से बाहर निकलकर सिर्फ अपने अंदर की आवाज से जुड़ो। उसने ये प्रैक्टिस शुरू की, मॉर्निंग जर्नल, शॉर्ट वॉक या ध्यान। धीरे धीरे उसने पाया कि उसका माइंड काल्म हुआ और काम और पेरेंटिंग दोनों में वो और ज्यादा प्रेजेंट हो पाई। लेखक कहते हैं कि काम और जिंदगी के बीच कंपटीशन मत बनाइए, बल्कि समझ बनाइए। जब आप अपने भीतर की क्लैरिटी से हर रोल निभाते हैं तो गिल्ट की जगह ग्रैटिट्यूड आता है। काम और जीवन एक साथ चल सकते हैं अगर आप उन्हें लड़ने नहीं बल्कि साथ निभाने का मौका दें। चैप्टर 17, जब काम सिर्फ सर्वाइवल नहीं पर्पस बन जाए। मारी कोंडो और स्कॉट सोननशाइन कहते हैं कि बहुत से लोग काम को सिर्फ एक जरिया मानते हैं, रोटी कमाने का, EMI चुकाने का या बस जिम्मेदारी निभाने का। लेकिन जब काम में से केवल सर्वाइवल बचता है और पर्पस गायब हो जाता है तब थकावट गहराने लगती है। काम तब सच में खुशी देता है जब वो किसी बड़े मकसद से जुड़ता है, जब आपको लगे कि जो आप कर रहे हैं उससे किसी की जिंदगी में फर्क पड़ रहा है। एग्जाम्पल, एक कॉल सेंटर कर्मचारी ने मारी को बताया कि वो रोज कस्टमर कंप्लेंट्स सुन सुनकर मेंटल बर्नआउट महसूस करता है। मारी ने उससे एक सवाल पूछा, क्या कभी किसी कॉल के बाद आपको लगा कि आपने किसी की मदद की? उसने याद किया, एक एल्डरली कस्टमर थे जिन्हें प्रोसेस समझ नहीं आ रही थी। मैंने पेशेंटली समझाया और कॉल के अंत में उन्होंने कहा, आपने मेरी चिंता दूर की। मारी ने कहा, वही मोमेंट पकड़िए, उसे रोज के काम में ढूंढिए। अब वो हर कॉल को इस नजर से लेने लगा, मैं यहां किसी को ईज देने आया हूं। उसका वही काम अब एक सेंस ऑफ मीनिंग देने लगा। लेखक बताते हैं कि काम में पर्पस अचानक नहीं आता, वो तभी दिखता है जब आप क्लैरिटी से देखें कि आपका छोटा सा एक्शन भी किसी और के लिए कितनी बड़ी राहत बन सकता है। चैप्टर 18, जब छुट्टी गिल्ट नहीं ग्रोथ का हिस्सा बन जाए। मारी कोंडो और स्कॉट इस चैप्टर में एक बहुत गहरी बात कहते हैं, काम से दूरी भी काम का हिस्सा है। बहुत लोग गिल्ट महसूस करते हैं जब वो छुट्टी लेते हैं। उन्हें लगता है कि वो काम छोड़ रहे हैं या पीछे रह जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को रिचार्ज नहीं करेंगे तो आप अपना बेस्ट भी नहीं दे पाएंगे। एग्जाम्पल, एक मैनेजर छुट्टी पर गया लेकिन हर दिन ऑफिस मेल्स देखता रहा। वो ऑफिशियली छुट्टी पर था लेकिन मानसिक रूप से काम में ही फंसा हुआ। मारी ने कहा, अगर आप काम से दूर होते हुए भी मानसिक रूप से वहीं हैं तो आप ना काम में हैं ना खुद में। उन्होंने उसे एक डिजिटल डिटॉक्स वेकेशन ट्राई करने को कहा। वो पहली बार बिना किसी नोटिफिकेशन के 5 दिन तक सिर्फ नेचर के साथ रहा। लौटने पर उसने महसूस किया कि वो पहले से ज्यादा काल्म, फोकस्ड और क्रिएटिव था। लेखक कहते हैं कि रेस्ट कोई लग्जरी नहीं, ये ग्रोथ का एक जरूरी हिस्सा है। जब आप खुद को ब्रीदिंग स्पेस देते हैं तभी आप फिर से काम में वो एनर्जी और क्लैरिटी ला पाते हैं जो सच्ची प्रोडक्टिविटी का हिस्सा है। चैप्टर 19, जब काम में भरोसा आता है, लेटिंग गो का जादू। मारी कोंडो और स्कॉट सोननशाइन कहते हैं कि बहुत बार हम काम में हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, हर टास्क, हर डिटेल, हर प्रोसेस हमारे हाथ में हो। लेकिन यही कंट्रोल की चाह स्ट्रेस, बर्नआउट और दूसरों पर शक का कारण बनती है। असल खुशी तब आती है जब आप कुछ चीजें छोड़ना सीखते हैं, डेलीगेट करना, ट्रस्ट करना और यह मानना कि हर काम सिर्फ आपके जरिए ही नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, एक फाउंडर हर छोटी चीज खुद करता था, सोशल मीडिया पोस्ट से लेकर HR इंटरव्यूज तक। वो कहता था, अगर मैं नहीं करूंगा तो सब बिगड़ जाएगा। मारी ने उससे पूछा,
क्या आपने कभी दूसरों को पूरी तरह ट्रस्ट करके कोई काम सौंपा है? वो चुप हो गया। मारी ने उसे एनकरेज किया कि वो एक छोटा प्रोजेक्ट पूरी तरह टीम को हैंडल करने दे और खुद सिर्फ ऑब्जर्वर बने। नतीजा, टीम ने ना सिर्फ काम टाइम पर पूरा किया बल्कि नए आइडियाज भी जोड़े जिनके बारे में फाउंडर ने सोचा भी नहीं था। लेखक कहते हैं कि जब आप कंट्रोल को छोड़ते हैं तो आप स्पेस बनाते हैं, क्रिएटिविटी के लिए, टीम के ट्रस्ट के लिए और खुद के पीस के लिए। काम में ग्रोथ का एक अहम हिस्सा है लेटिंग गो विथ ट्रस्ट, क्योंकि खुशी वहां नहीं है जहां आप सब कुछ अकेले संभाल रहे हैं। खुशी वहां है जहां आप दूसरों को भी ओनरशिप देने का हौसला रखते हैं। चैप्टर 20, जब काम, खुशी और जीवन एक हो जाते हैं। मारी कोंडो और स्कॉट सोननशाइन कहते हैं, सच्ची प्रोडक्टिविटी तब आती है जब काम सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, जीवन का सच्चा हिस्सा बन जाए। कई लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं लेकिन अंदर से खाली महसूस करते हैं, क्योंकि काम में जॉय नहीं, बस हैबिट होती है। लेकिन अगर आप अपने आसपास की चीजों को साफ, मीनिंगफुल और इंटेंशनल बना दें तो काम आपको थकाता नहीं, ऊर्जा देता है। एग्जाम्पल, एक यंग एम्प्लॉई ने जब अपने टेबल से सिर्फ 3 नॉन यूजफुल चीजें हटाई तो उसने महसूस किया कि उसका माइंड हल्का हो गया। वो काम वही था लेकिन अब वो क्लैरिटी के साथ कर पा रहा था। लेखक कहते हैं कि अगर आप हर दिन थोड़ी सी साफ थिंकिंग, थोड़ी सी पर्पस और थोड़ी सी खुशी के साथ काम करें तो धीरे धीरे काम, खुशी और जीवन एक हो जाते हैं। फाइनल कंक्लूजन, अगर आपने ये किताब पूरी सुनी है तो अब आप जानते हैं कि काम की जगह साफ करना सिर्फ जगह को सुंदर बनाने की बात नहीं है, बल्कि मन, रिश्ते और करियर को आसान और खुशहाल बनाने की शुरुआत है। अगली ऑडियो बुक जरूर सुनिए, द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप बाय मारी कोंडो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन ऑफ एंड स्क्रीन पर भी उपलब्ध है। धन्यवाद कि आपने किताबी मंजिल के इस सफर में साथ दिया।